हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम चीफ की दावत कहानी जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, इस कहानी के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कहानी के हम ऑलरेडी 3 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी की मूल संवेदना। दूसरा प्रश्न, इस कहानी के जो मुख्य पात्र श्यामनाथ है उसके चरित्र चित्रण को भी उदाहरण स्वरूप हम समझ चुके हैं। तीसरा प्रश्न, इस कहानी का कथा सार, जिसको आप सार सारांश कथा वस्तु भी कहते हैं। इन तीनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है इस कहानी की भाषा शैली। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी, जो कि मैं अपनी हर वीडियोस में कहती भी हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी परीक्षा में भाषा शैली का प्रश्न हल कर रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है, और वो ये कि जब भी आप भाषा शैली का प्रश्न करें तो आपको उसका उत्तर उदाहरण स्वरूप देना होता है। यानी कि किसी भी रचना की भाषा शैली अगर पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि उस रचना में कौन सी भाषा को प्रयोग में लाया गया है या कौन से मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, मैथिली भाषा का। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपना उत्तर अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि जब आप कोई रचना पढ़ें तब अपने हाथ में एक पेंसिल रखें और हाथ के हाथ मार्क करते जाएं। अगर कोई तत्सम शब्द है, कोई तद्भव शब्द है, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ये सब आप हाथ के हाथ मार्क करते जाएंगे ना, तो जब आप भाषा शैली का प्रश्न लिखेंगे तो आप वो सारे उदाहरण अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी अगर प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो आपको प्रमाण स्वरूप देना होता है। एज अ प्रूफ भी आपको चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं, तभी आपका जो उत्तर है वो आकर्षक लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये लिख देते हैं कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कौन से मुहावरों का प्रयोग किया गया है ये भी आपको लिखना होता है। ठीक है, इससे आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर लगता है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो कौन से मुहावरों का प्रयोग किया गया है ये भी आपको लिखना है, कौन से तद्भव और कौन से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है ये भी लिखना है। सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा कि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से बात ये समझ आ गई हो कि आपको जो उत्तर लिखना होता है वो उदाहरण के साथ लिखना होता है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जो भाषा है वो आपकी मैथिली भाषा है, ठीक है, तो जिस रचना की भी आप भाषा शैली लिख रहे हैं उस रचना में जहाँ कहीं भी मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है आपको वो स्टैंजा, वो पैराग्राफ उठाना है और अपने उदाहरण में डालना है, एज अ उदाहरण अपने उत्तर में डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भाषा शैली के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम इस प्रश्न को उदाहरण स्वरूप ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी एक कलात्मक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी न किसी पक्ष का कल्पना के सहयोग से रोचक वर्णन होता है। कहानी का विषय जितना प्रभावी विशिष्ट होता है, कहानी की भाषा भी उतनी ही प्रभावी होनी चाहिए। कहानी में भाषा शैली का बहुत योगदान होता है। भीष्म साहनी विभाजन की त्रासदी की कहानी लिखने वाले कहानीकारों में से एक हैं। उन्होंने अपनी कहानी के कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए भाषा का भी पूर्ण ध्यान रखा है। चीफ की दावत कहानी उनके मूल कथा क्षेत्र से परे मध्य वर्गीय परिवार की समस्या को उजागर करने वाली कहानी है। इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए उनकी सशक्त भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम उदाहरण स्वरूप भी ये देख सकते हैं कि मिस्टर श्यामनाथ की मनोदशा को चित्रित करने वाली भाषा का प्रयोग कैसे किया है भीष्म साहनी ने। तो आइए देखते हैं उदाहरण। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया।
और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। तो यहाँ पर जो माँ है वो ये आस लगाए बैठी है कि जो मेरे बेटे का काम है वो अच्छे से हो जाए बिना किसी अड़चन के। वो एक तरह से उम्मीद कर रही है, वो आस लगा रही है। भीष्म साहनी ने पात्रानुकूल भाषा का विधान रचा है। पात्रानुकूल भाषा का मतलब होता है पात्र के अनुरूप जिस भाषा को प्रयोग में लाया गया है, पात्रों के अनुसार जिस भाषा को प्रयोग में लाया गया है, पात्रों के अनुसार जिस भाषा को प्रयोग में लाया गया है। इसका मतलब होता है पात्रानुकूल भाषा, कि कहानी में या किसी रचना में जो पात्र का प्रयोग कर रहा है लेखक, उन पात्रों के अनुसार वो भाषा प्रयोग में लाता है, जिससे कि जो कहानी है वो और भी ज़्यादा सजीव लगती है। ठीक है, जैसे कि अगर आंचलिक परिवेश की कहानी है, तो आंचलिक परिवेश की कहानी है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ की जो भाषा होगी वो थोड़ी ग्रामीण भाषा होगी। ठीक है, तो वो होती है पात्रानुकूल भाषा। तो भीष्म साहनी ने इस कहानी में पात्रानुकूल भाषा का विधान रचा है। हम ये उदाहरण स्वरूप भी देख सकते हैं शामनाथ और उनकी माँ के संवाद से, जिनसे दोनों का चरित्र उभर कर आता है। ठीक है, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना, ये किसने बोला है? शामनाथ ने। माँ बोलती है अच्छा बेटा, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। वो इस तरीके से अपनी माँ को बता रहा है कि हम जब यहाँ पर आए तो तुम बैठक में चली जाना, और जब तक हम बैठक में हैं तब तक तुम बरामदे में बैठना। ठीक है, माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। ये कौन बोलता है? शामनाथ। इससे मतलब ये जो संवाद है, इससे ये मालूम चलता है कि दोनों का चरित्र उभर कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो संवाद दिखाया गया है शामनाथ और उनकी माँ का, इससे उन दोनों का चरित्र उभर कर आ रहा है। ठीक है, माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। साहनी जी ने पात्रों में सजीवता का गुण लाने के लिए चित्रात्मक भाषण का वर्णन किया है, तो मनोभावों को व्यक्त करने के लिए व्यंग्यात्मक भाषा को भी प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। ठीक है, जो कि इस चीज को स्पष्ट करती हैं। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कड़ सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ की कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। वो तिनक कर बोला ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। तो इस बात से जो शामनाथ है वो चिढ़ जाते हैं और उसको ये लगता है कि जो उसकी माँ है वो उसको ताने दे रही है। ठीक है, साहनी जी ने वातावरण को भी विषयानुरूप बनाए रखने के लिए वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। उदाहरण देखते हैं। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। ये तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगी, इसमें से आपको जो भी उदाहरण लगे कि आप अपने पेपर में लिखकर आ सकते हैं और आपको याद रहेगा वो आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहला उदाहरण बताया है वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैली का।
दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या ही चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त बरबर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे पुरानी सहेली हो। तो ये दूसरा उदाहरण है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से विवेचना शैली को प्रयोग में लाया गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचे ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिर्ण होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो की जो बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ को क्रोध आ गया। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 उदाहरण बताए हैं। इनमें से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है, अपने उत्तर के लिए। आगे बढ़ते हैं। कथात्मक भाषा शैली के साथ लेखक ने संवादों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाया हाथी साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहा, माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। इससे हम ये देखते हैं कि जो कहानी है उसमें अंग्रेजी शब्दों को भी प्रयोग में लाया गया है। लेखक ने भाषा में पात्रों के भावों को भी विराम चिन्हों की सहायता से सुंदर वर्णन किया है और ये हम उदाहरण स्वरूप भी देख सकते हैं। जब श्यामनाथ की माँ कहती है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, तुम बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे पर। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरचती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी माए, हरिया नी भेड़े, हरिया ते भागी भरिया है। ठीक है, इसमें हमें ये पता चलता है कि लेखक ने विराम चिन्हों की सहायता से पात्रों के भावों को भी सुंदर रूप से दर्शाया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पंजाबी शब्दों का प्रयोग करके भीष्म साहनी ने युग को भी जीवंतता दे दी है। तो संक्षेप रूप में ये कहा जा सकता है कि ये जो कहानी है चीफ की दावत, वो भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल और सार्थक कहानी है। फ्रेंड्स, भाषा शैली के ऊपर हमारी जो समीक्षा है इस कहानी को लेकर वो यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उदाहरण स्वरूप और प्रमाण स्वरूप अपनी परीक्षा के लिए एक बेहतरीन उत्तर तैयार अब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए प्रश्न के साथ, किसी नई रचना को लेकर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।